हेलो दोस्तों, स्मार्ट अड्डा में आप सभी का स्वागत है। आप कैसे हैं? आशा करते हैं ठीक ठाक होंगे। आज का टॉपिक, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि पोषण के बारे में, पोषण क्या है, परपोषी पोषण, विषमपोषी पोषण, पेड़ पौधों में पोषण कैसे होता है, इसके बारे में पढ़ा था। आज के टॉपिक में हम पढ़ने वाले हैं मनुष्य में पोषण कैसे होता है, मतलब हम लोगों के जैसे जीवों में पोषण कैसे होता है, किस प्रकार होता है। तो मनुष्य में पोषण समझने से पहले यह समझना जरूरी है कि मनुष्य में पोषण क्या है। तो आज का टॉपिक में हम लोग क्या क्या पढ़ेंगे दोस्तों? आज का टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे मनुष्य में पोषण क्या है। दूसरा भी पढ़ेंगे, दूसरा आज का दूसरा टॉपिक है हम लोग का मनुष्य में पोषण का प्रकार। मनुष्य में पोषण का कौन सा प्रकार पाया जाता है, मनुष्य में पोषण का कौन सा प्रकार पाया जाता है। तीसरा टॉपिक में पढ़ेंगे पाचन तंत्र के बारे में। पाचन तंत्र क्या है, पाचन तंत्र किसे कहा जाता है। जैसे हम लोगों का मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में या जटिल जीवों में हर काम को करने के लिए अलग अलग ऑर्गन पाया जाता है, अलग अलग अंग पाया जाता है। हर काम को करने के लिए हमारे जैसे बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग अंग पाया जाता है। अमीबा जैसे जीवों में क्या है, अमीबा जैसे जीव एक कोशिकीय जीव है। एक कोशिकीय जीव का मतलब बहुत ही सरल जीव है। बहुत ही सरल जीव होने के कारण उसका शरीर का पाचन, उत्सर्जन, अंतर्ग्रहण, परिवहन, सभी प्रक्रिया, श्वसन जैसी प्रक्रिया, सभी प्रक्रिया एक ही कोशिका के द्वारा होता है। मतलब सभी पर जटिल प्रक्रिया उसके अंदर, सभी जटिल प्रक्रिया एक ही कोशिका के अंदर हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर बहुत ही सरल है। उसका शरीर क्या है, बहुत ही सरल। वो भोजन ग्रहण कर लेगा शरीर के सतह के द्वारा, कोशिका के सतह के द्वारा। लेकिन हम लोगों के जैसे बहुकोशिकीय जीवों में, हम लोगों के जैसे जटिल जीवों में ये कार्य करना, अमीबा के जैसा कार्य करना संभव नहीं है, असंभव है। तो आज उसी के बारे में पढ़ेंगे कि मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में या मनुष्य में पोषण क्या है, पोषण कैसे होता है, फिर मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में कौन सा ऐसा सिस्टम पाया जाता है जो पोषण कराने का कार्य करता है। चलिए आज का क्लास को डिटेल्ड जानते हैं। तो आज का टॉपिक हम लोग का सबसे पहला टॉपिक मनुष्य में पोषण क्या है, मनुष्य में पोषण का प्रकार क्या है, पाचन तंत्र क्या होता है, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग क्या है, पाचन तंत्र का प्रमुख अंग क्या है, ऑर्गन क्या है, फिर सहायक ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, ग्रंथियों के बारे में, ग्रंथियां क्या होती है। क्लियर? चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला, मनुष्य में पोषण क्या है। पोषण के बारे में हम लोग क्या जाने थे, पोषण किसे कहा जाता था? किसी जीव के द्वारा भोजन ग्रहण करना। अब जैसे कोई जीव, सब जीव में क्या भोजन ग्रहण करना सिंपल होता है क्या? जैसे पेड़ पौधों में भोजन, वो भोजन ग्रहण नहीं करता है किसी से, वो अपना भोजन अपने से बना लेता है, ऑटोट्रोफिक न्यूट्रिशन करता है। लेकिन मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीव जो है, मनुष्य जैसे जीव हैं, जो मनुष्य जैसे जीव होते हैं, वो हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन करता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन का मतलब विषम पोषी पोषण। विषम पोषी का मतलब विषम, विषम दूसरे से भोजन प्राप्त करना, दूसरे से भोजन अपने शरीर में प्राप्त करना, दूसरे का भोजन बनाया हुआ अपना शरीर में लेना, उसको प्रोसेस करके लेना, उसको क्या कहा जाता है? विषम पोषी पोषण कहा जाता है। इंग्लिश में हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन कहा जाता है। तो प्रत्येक जीव का भोजन ग्रहण करने का विधि अलग अलग होता है, ठीक है। कोई कोई जीव क्या करता है, कोई कोई विषम पोषी पोषण का जीव पचा पचाया भोजन लेता है। जैसे मृतजीवी पोषण में मशरूम या कोई कोई जीव क्या होता है, वो क्या करता है, वो पचा पचाया हुआ भोजन को अपने शरीर के अंदर लेता है। लेकिन हमारा जैसा बहुकोशिकीय जीव, मनुष्य जैसा जीव क्या करता है? मनुष्य जैसे जीव क्या करेगा, भोजन को पहले अंतर्ग्रहण करेगा, फिर उसको पचाएगा, फिर उससे ऊर्जा प्राप्त करेगा, फिर पहले वो उसका अवशोषण करेगा, फिर उससे ऊर्जा प्राप्त करेगा। इसी प्रकार मनुष्य जैसे बहुकोशिकीय जीवों में पोषण होता है। तो मनुष्य में पोषण के बारे में क्या समझेंगे, के पोषण के बारे में समझेंगे कि मनुष्य द्वारा भोजन ग्रहण करना, उसका उपयोग करना, फिर उससे ऊर्जा प्राप्त करना, फिर उससे नए कोशिकाओं का निर्माण करना, फिर पुराने कोशिकाओं की मरम्मत करना, शरीर के विभिन्न भागों का मरम्मत करना, ऊर्जा प्राप्त करना, ये सबको मनुष्य का क्या कहते हैं? पोषण कहते हैं। तो मनुष्य में पोषण क्या है दोस्तों? मनुष्य में पोषण का मतलब होता है मनुष्य द्वारा भोजन का अंतर्ग्रहण करना, मनुष्य द्वारा भोजन का ग्रहण करना, उसका उपयोग करना, उसको क्या कहेंगे? पोषण कहते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारा क्या कहता है आज का? कहता है मनुष्य में पोषण का प्रकार क्या होता है। मनुष्य में पोषण का प्रकार क्या होता है? सबसे पहले ये समझेंगे मनुष्य में पोषण का प्रकार कौन सा पाया जाता है। तो सबसे पहले मनुष्य में हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, हेट्रोट्रोपिक न्यूट्रिशन, इसको हिंदी में क्या कहा जाएगा? विषम पोषी पोषण कहा जाता है। विषम पोषी पोषण, विषम पोषी, 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 पोषण,
विषमपोषी मतलब, विषमपोषी पोषण का मतलब अभी बताएं। विषमपोषी मतलब कोई जीव दूसरे से जब भोजन प्राप्त करे उसको क्या कहेंगे? विषमपोषी पोषण कहते हैं। विषमपोषी पोषण में कौन सा प्रकार पाया जाता है मनुष्य के अंदर? पोषण का कौन सा प्रकार पाया जाता है विषमपोषी पोषण के अंदर? विषमपोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार, 3-4 प्रकार के होते हैं, जैसे परजीवी पोषण, मृतजीवी पोषण, फिर प्राणी संपोषी पोषण, 3 प्रकार के होते हैं। तो उन प्रकारों में से कौन सा प्रकार मनुष्य के अंदर पाया जाएगा? मनुष्य के अंदर कौन सा पोषण का प्रकार पाया जाता है? मनुष्य में पोषण का प्रकार पाया जाता है हेटेरोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक न्यूट्रिशन का कौन सा प्रकार पाया जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। कौन सा प्रकार पाया जाता है? होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक होलोजोइक न्यूट्रिशन। हिंदी में कहें तो इसको होलोजोइक न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या कहा जाता है? हिंदी में होलोजोइक न्यूट्रिशन को कहा जाता है प्राणी संपोषी पोषण। क्या कहा जाता है? प्राणी संपोषी पोषण। प्राणी संपोषी पोषण। ये पोषण कैसा विधि है? ये पोषण का कैसा विधि है? किसी जीव के द्वारा पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करना, मतलब स्टेप बाय स्टेप काम करना। पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करना, फिर उसका पाचन करना, फिर उसका उससे अवशोषण करना, फिर ऊर्जा प्राप्त करना। इसको क्या कहेंगे? ये स्टेप बाय स्टेप प्रक्रिया हुआ। तो स्टेप बाय स्टेप ऐसी प्रक्रिया जानेंगे, अंतर्ग्रहण करना, पाचन करना, फिर अवशोषण करना, अवशोषण के बाद क्या करना? ऊर्जा प्राप्त करना। उसी को क्या कहा जाता है? प्राणी संपोषी पोषण कहा जाता है। तो यही प्रकार मनुष्य के जैसे जीवों में पाया जाता है। जैसे मनुष्य क्या करते हैं, हम लोग जैसे जीव क्या करते हैं? पहले भोजन खाएंगे या रोटी खाएंगे या भात खाते हैं, तो क्या करते हैं? पहले भोजन को खाते हैं, फिर पाचन होता है उसका, फिर अवशोषण करते हैं, तो फिर उससे ऊर्जा प्राप्त करते हैं। तो हम लोगों में पोषण की कौन सी विधि पाई जाती है? प्राणी संपोषी पोषण पाई जाती है। यही विधि अमीबा में पाई जाती है, बिल्ली में भी पाई जाती है, कुत्ता में भी पाया जाता है, शेर में भी पाया जाता है। मतलब जितना भी जटिल बहुकोशिकीय जीव होते हैं, जटिल जटिल जीव होते हैं, जितना बहुत सारा, मतलब मोस्टली जीवों में क्या पाया जाता है? प्राणी संपोषी पोषण का पाया जाता है। पेड़ पौधों को छोड़कर, पेड़ पौधों में नहीं, पेड़ पौधों में तो ऑटोट्रोपिक न्यूट्रिशन पाया जाता है। ऑटोट्रोपिक मतलब अपना खाना अपने से बनाएगा। तो प्राणी संपोषी पोषण का मतलब क्या होता है? प्राणी संपोषी पोषण का मतलब होता है पहले भोजन का अंतर्ग्रहण करना, फिर उसका पाचन करना, फिर उससे अवशोषण करना, फिर उससे ऊर्जा प्राप्त करना। उसको क्या कहेंगे? उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन या प्राणी संपोषी पोषण कहते हैं। चलिए आज का फिर टॉपिक में पढ़ते हैं। पाचन तंत्र किसे कहा जाता है? पाचन तंत्र किसे कहा जाता है? पाचन तंत्र का मतलब होता है दोस्तों, मनुष्य भोजन को पचाने के लिए जिस तंत्र का उपयोग करता है, मनुष्य द्वारा भोजन को पचाने के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है, उसे क्या कहेंगे? उसे पाचन तंत्र कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र। तो मनुष्य द्वारा भोजन को पचाने के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। पाचन तंत्र। तो इसमें अगर लिख सकते हैं हम लोग, मनुष्य द्वारा भोजन के पाचन के लिए उपयोग किया जाने वाला तंत्र। किया जाने वाला तंत्र को क्या कहते हैं? तो पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र किसे कहा जाता है? मनुष्य द्वारा जिस जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है, जिस सिस्टम का उपयोग किया जाता है भोजन को पचाने के लिए, उसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। तो पाचन तंत्र क्या? मनुष्य द्वारा भोजन को पचाने के लिए, भोजन के पाचन के लिए जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है, जिस तंत्र का उपयोग किया जाता है उसको क्या कहते हैं? पाचन तंत्र कहते हैं। उसको क्या कहेंगे? पाचन तंत्र कहेंगे, डाइजेस्टिव सिस्टम। चलिए नेक्स्ट टॉपिक जानते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या कहता है? तो पाचन तंत्र के प्रमुख अंग, पाचन तंत्र के प्रमुख अंग कर रहे हैं। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग, टॉपिक का नाम है पाचन तंत्र का प्रमुख अंग। सबसे पहला प्रमुख अंग हम लोग का मुख है। सबसे पहला प्रमुख अंग कौन सा है? मुख है। डायग्राम है ये। हाँ। तो इस भाग को, जैसे ये भाग जो है, ये भाग मनुष्य का, ये भाग, जैसे ये भाग, ये वाला भाग, इस भाग को क्या कहेंगे? इस भाग को मुख कहेंगे। क्या कहेंगे? मुख। दूसरा भाग क्या है? ग्रासनली। ये भाग, इसके बाद जो ये भाग स्टार्ट हुआ, ये पाइप स्टार्ट हुआ, इसको क्या कहा जाता है? ग्रासनली कहा जाता है। जैसे इस डायग्राम में, चलिए क्लियर कर रहे हैं ये डायग्राम।
ये डायग्राम में क्या है दोस्तों, ये डायग्राम में ये मुख गुहा, ये क्या है, ये मुख गुहा है, ये मुख गुहा। तो यहाँ पर क्या होता है मनुष्य का, यहाँ पर क्या होता है, यहाँ पर मनुष्य इसके द्वारा भोजन ग्रहण करता है, पहले भोजन ग्रहण करता है। यहाँ पर मनुष्य को, यहाँ पर क्या क्या पाया जाता है, कौन कौन सा अंग पाया जाता है, मुख में कौन कौन सा चीज पाया जाता है, ये मुख में पाया जाता है दांत, दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है, जीभ पाया जाता है। फिर कौन सा ऑर्गन पाया जाता है, दांत, जीभ और लार ग्रंथि पाया जाता है। क्या पाया जाता है, लार ग्रंथि पाई जाती है, लार ग्रंथि। दांत का कार्य क्या होता है, तो मुख गुहा में सबसे पहला अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आ जाए कि क्वेश्चन आ जाए पहला कि पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग कौन सा है, पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग कौन सा है, तो पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग क्या है, मुख गुहा है। कौन सा भाग है, मुख गुहा। तो मुख गुहा में कौन कौन सा अंग पाया जाता है, कौन कौन सा चीज पाया जाता है, दांत पाया जाता है, जीभ पाया जाता है, लार ग्रंथि पाया जाता है। जब चलिए ये तीनों का कार्य को समझ रहे हैं, दांत का, जीभ का, लार ग्रंथि का। दांत का कार्य होता है भोजन को छोटे छोटे भागों में क्या करना, तोड़ देना, भोजन को छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, भोजन को बहुत छोटे छोटे भागों में तोड़ देना, उस दांत का कार्य होता है। जीभ का कार्य क्या होता है, जीभ का कार्य सबसे पहला कार्य जीभ का टेस्ट को ग्रहण करना, टेस्ट कैसा है कि खाना का टेस्ट कैसा है, खाना कैसा बना है, उसको ग्रहण करना किसका कार्य होता है, जीभ का कार्य। जीभ का कार्य क्या होता है, भोजन का टेस्ट को ग्रहण करना। फिर और दूसरा नंबर जीभ का दूसरा कार्य क्या होता है, दूसरा कार्य जीभ का होता है कि भोजन को इस भाग से इस भाग में लाना, भोजन को इस भाग से इस भाग में, मतलब एक भाग से एक स्थान से दूसरे स्थान तक भोजन को ले जाता है, एक भाग से दूसरे भाग तक भोजन को ले जाता है कौन, जीभ ले जाता है, कौन, जीभ। ठीक है, तो जीभ का पहला काम टेस्ट को ग्रहण करना, फिर एक भाग से दूसरे भाग को ले जाना। लार ग्रंथि का काम क्या होता है दोस्तों, लार ग्रंथि का काम, लार ग्रंथि भी एक इंपॉर्टेंट भाग है किसका, मुख गुहा का। लार ग्रंथि का काम होता है कि बहुत सारे एंजाइम सेक्रेट करना। जब लार ग्रंथि कितने प्रकार की होती है, लार ग्रंथि तीन जोड़ी के रूप में होती है, 3 प्रकार की होती है, पैरोटिड, सब मैंडिबुलर, सबलिंगुअल। तो ये तीनों लार ग्रंथियां क्या करती है, ये तीनों लार ग्रंथियों का काम होता है, ये लार ग्रंथि से एक एंजाइम निकलता है एमाइलेज एमाइलेज या टाइलिन या टाइलिन टाइलिन। इसका कार्य एमाइलेज या टाइलिन का कार्य क्या होता है, एमाइलेज या टाइलिन, एमाइलेज इसका दूसरा नाम है टाइलिन, इसका दूसरा नाम टाइलिन। जो मुख में एमाइलेज निकलता है उस एमाइलेज का दूसरा नाम क्या है, टाइलिन है। टाइलिन का मेन काम क्या होता है, टाइलिन का काम होता है कि भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट है, मुंह में कार्बोहाइड्रेट, जैसे खाना में क्या पाया जाता है, खाना में पोषक तत्वों में समझाए थे, पोषक तत्व जब पढ़ा रहे थे भोजन के प्रकार में, भोजन में पढ़ा रहे थे तो पोषक तत्व में पढ़ा रहे थे, कार्बोहाइड्रेट भी एक पोषक तत्व है। तो कार्बोहाइड्रेट को क्या करता है, सरलीकृत करता है, कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है। तो सबसे कोई क्वेश्चन कहेगा कि पाचन तंत्र का सबसे पहला भाग मुख गुहा, अगर कोई क्वेश्चन करेगा पाचन, भोजन का पाचन मनुष्य में कहां पर स्टार्ट होता है, तो मुख में स्टार्ट होता है। कहां पर स्टार्ट होता है, मुख में। तो मनुष्य भोजन ग्रहण करेगा, इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है मुख गुहा। फिर दूसरा भाग कौन सा है पाचन तंत्र का प्रमुख अंग में, पाचन तंत्र का प्रमुख अंग में दूसरा भाग ग्रासनली है। कौन सा भाग है, ग्रासनली। ग्रासनली किसे कहा जाता है, ग्रासनली मुख गुहा के बाद, मुख गुहा से जुड़ी एक नली निकलती है, एक नली निकलती है, उसको क्या कहेंगे, ग्रासनली। ये ग्रासनली क्या करती है, भोजन को अमाशय तक पहुंचाने का कार्य करती है। अमाशय किसे कहा जाता है, चलिए क्लियर कर रहे हैं उसको भी। जैसे पाचन तंत्र का दूसरा भाग ग्रासनली, पाचन तंत्र का दूसरा भाग ग्रासनली। ग्रासनली का काम क्या होता है, ग्रासनली का काम होता है भोजन को, लार से सनी हुई भोजन को, यहाँ पर लार पाया जाता है ना, लार ग्रंथि भोजन को सान देता है अच्छे से। लार से सनी हुई भोजन को, लार से सनी हुई भोजन को क्या करना, मुख गुहा से लेकर कहां से कहां तक पहुंचाना, अमाशय तक पहुंचाना। कहां पर पहुंचाना, अमाशय तक पहुंचाना, अमाशय में पहुंचाना। तो अमाशय में पहुंचाने का कार्य कौन करती है, मुख गुहा से भोजन को अमाशय में पहुंचाने का कार्य कौन करती है, मुख गुहा से ग्रासनली करती है। कौन करती है, ग्रासनली। ग्रासनली में कर्माकुंचन गति पाई जाती है। कौन सा गति पाई जाती है, कर्माकुंचन गति, कर्माकुंचन कर्माकुंचन गति। कर्माकुंचन गति का मतलब क्या होता है, कर्माकुंचन का गति का मतलब एक बार ये सिकुड़ेगी, एक बार फैलेगी, एक बार ये भाग जैसे ऐसे क्या, अगर मान लिया ये ग्रासनली है, ये ग्रासनली है, तो ये भाग एक बार सिकुड़ेगी, ये भाग एक बार सिकुड़ेगी, फिर ये भाग फैलेगी, फिर ये भाग सिकुड़ेगी, फिर ये भाग फैलेगी। क्लियर। इसी गति को क्या कहा जाता है, कर्माकुंचन गति कहा जाता है कि ये सिकुड़ कर भोजन को क्या करती है, आगे भेजने का कार्य करते हैं। सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ती है, फैलती है, सिकुड़ना फैलना, सिकुड़ना फैलना, इस भाग को क्या कहा जाता है, इस गति को क्या कहा जाता है, कर्माकुंचन गति कहा जाता है। क्या कहा जाता है, कर्माकुंचन। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा भी जाता है, बिहार बोर्ड का बहुत सारे और बहुत बार पूछा गया है कि ग्रासनली में कौन सा गति पाया जाता है, कर्माकुंचन गति का पाया जाता है। कौन सा गति पाया जाता है, कर्माकुंचन गति पाया जाता है। तो पाचन तंत्र का दूसरा भाग ग्रासनली,
पाचन तंत्र का तीसरा भाग मुख, पाचन तंत्र का तीसरा भाग अमाशय। कौन सा भाग? अमाशय। अमाशय, अमाशय क्या है? अमाशय, अमाशय पाचन तंत्र का वो भाग है जो भोजन को कुछ देर के लिए रखती है, जो भोजन को क्या करती है? कुछ देर के लिए रखती है, कुछ समय के लिए रहती है, मतलब अस्थायी तौर पर अगर भोजन रहती है तो कहां पर रहती है? अमाशय में रहती है। अमाशय क्या है? भोजन, अमाशय पाचन तंत्र का एक प्रमुख भाग है जहां पर भोजन कुछ समय के लिए रहती है। और अमाशय के तीन भाग होते हैं। अमाशय के कितने भाग होते हैं? तीन भाग। अमाशय तीन भाग में बटी होती है, एक पाइलोरिक, फुंडिक, कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। कार्डियक सबसे ऊपरी ऊपरी भाग, फिर बीच वाला भाग पाइलोरिक, फिर तीसरा भाग फुंडिक। ठीक है, तो अमाशय, अमाशय कितने भागों में बटी होती है? तीन भागों में, कार्डियक, पाइलोरिक, फुंडिक। क्लियर? तो अमाशय क्या है? अमाशय या पाचन तंत्र का वह भाग है जहां पर भोजन कुछ समय के लिए रुकती है, अस्थायी तौर पर रुकती है, और जहां पर भोजन के कीटाणुओं को मारा जाता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में अगर ये आ जाए या क्वेश्चन कोई कर दे कि भोजन का कीटाणु, जैसे वायुमंडल से हम लोग भोजन को लेते हैं, वायुमंडल में कितने कीटाणु पाए जाते हैं? हमारे भोजन को में लग जाएंगे कीटाणु, फिर हम लोग ग्रहण करेंगे उस भोजन को, तो हमारा शरीर में जो जाएगा तो उस कीटाणु को मारने का काम कौन करता है? उस कीटाणु को मारने का कार्य करता है अमाशय में उपस्थित HCl एसिड। कौन सा एसिड? HCl अम्ल, HCl अम्ल। अब अमाशय में, अमाशय क्या है? अमाशय एक अंग है। अमाशय में तीन प्रकार की एंजाइम निकलती है, तीन प्रकार के एंजाइम निकलती है। एक सबसे पहला एंजाइम कौन सा निकलेगी? HCl निकलेगी, HCl निकलेगी। दूसरा एंजाइम क्या निकलेगी? दूसरा एंजाइम म्यूकस निकलेगी। क्या निकलेगी? चलिए इसको दूसरे पेज में समझ रहे हैं। अमाशय से, अमाशय से कौन कौन सी एंजाइम निकलती है? तीन प्रकार की एंजाइम निकलती है। एक होता है HCl, एक म्यूकस या श्लेष्मा, एक होता है निष्क्रिय पेप्सिन, एक होता है पेप्सिन, एक होता है पेप्सिन। पेप्सिन। तो अमाशय से कितने प्रकार की एंजाइम निकलती है? तीन प्रकार की एंजाइम निकलती है। क्या क्या? एक होता है HCl, एक होता है म्यूकस या श्लेष्मा, एक होता है पेप्सिन। तो HCl का काम क्या होता है? HCl का मेन काम होता है, HCl का काम क्या होता है? HCl का काम, ये HCl का काम क्या होता है? HCl का काम भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को मार देती है। दूसरा काम, HCl का दो काम होता है, एक भोजन के साथ कीटाणु, आने वाले कीटाणुओं को मार देगी। दूसरा काम क्या होता है? दूसरा काम, ये पेप्सिन जो एंजाइम है ना, ये जब निकलती है ये निष्क्रिय अवस्था में रहती है। किस अवस्था में रहती है? निष्क्रिय, मतलब काम करने लायक नहीं रहती है, काम नहीं कर पाएगी। ठीक है, तो HCl का मेन काम, HCl का दो काम होता है। एक काम, भोजन के साथ जो कीटाणु आते हैं, भोजन के साथ जो कीटाणु आते हैं उसको HCl मार देती है। दूसरा काम, पेप्सिन को क्या करती है? सक्रिय करती है। दूसरा काम क्या होता है? पेप्सिन को सक्रिय करती है। और म्यूकस या श्लेष्मा का क्या काम होता है? म्यूकस के या श्लेष्मा का, ये HCl क्या होता है? पावरफुल होता है बहुत ज्यादा। तो म्यूकस या श्लेष्मा क्या करती है? HCl से अमाशय की दीवारों को बचाने का कार्य करती है। HCl से अमाशय की दीवारों को बचाने का काम कौन करती है? म्यूकस या श्लेष्मा। और ये HCl का काम क्या होता है? भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को मार देगी। और दूसरा काम, पेप्सिन क्या होती है? निष्क्रिय होती है, पेप्सिन को सक्रिय बनाने का कार्य करती है। पेप्सिन जब निकलती है ग्रंथि से तो क्या होती है? पेप्सिन निष्क्रिय होती है और पेप्सिन को सक्रिय बनाने का काम HCl करती है। अच्छा, पेप्सिन का क्या काम होता है? प्रोटीन को सरलीकृत करना। प्रोटीन को सरलीकृत करने का काम कौन करती है? पेप्सिन करती है। कौन करती है? पेप्सिन। अमाशय में पाए जाने वाले एंजाइम पेप्सिन करती है। पेप्सिन का कार्य क्या होता है? प्रोटीन को सरलीकृत करना। तो वही समझ रहे थे, अमाशय अंग समझ रहे थे। पाचन तंत्र का प्रमुख अंग में तीसरा अंग कौन सा है? अमाशय है। तीसरा अंग कौन सा है? अमाशय अंग। अमाशय का कार्य, अमाशय का कार्य भोजन को कुछ समय के लिए रखना। अमाशय में तीन प्रकार की एंजाइम निकलती है, HCl, म्यूकस या श्लेष्मा, पेप्सिन। HCl का काम भोजन से आने वाले, भोजन के साथ आने वाले कीटाणुओं को मार देती है। म्यूकस या श्लेष्मा, म्यूकस या श्लेष्मा का कार्य होता है अमाशय की दीवारों को सुरक्षित करना। अमाशय की दीवारों को सुरक्षित करना। पेप्सिन का कार्य क्या होता है? भोजन के साथ जो प्रोटीन है, प्रोटीन को सरलीकृत करना, प्रोटीन को सरलीकृत करना। तीसरा अंग क्या है? छोटी आंत, सबसे महत्वपूर्ण अंग छोटी आंत। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है। छोटी आंत आहार नाल का सबसे लंबा भाग है, जिसकी लंबाई मनुष्य में लगभग 6 मीटर होती है, जिसकी लंबाई मनुष्य में लगभग 6 मीटर होती है। और छोटी आंत का कार्य क्या होता है? छोटी आंत का कार्य होता है कि भोजन का अंतिम पाचन कराना और अवशोषण कराना। भोजन का अंतिम पाचन कराना और अवशोषण कराना। छोटी आंत का भी तीन भाग होता है। छोटी आंत का भी तीन भाग होता है। छोटी आंत का तीन भाग होता है। हाँ, ग्रहणी, ये ग्रहणी जेजुनम इलियम, पहला भाग का नाम ग्रहणी
पहला भाग का नाम ग्रहणी, फिर दूसरा भाग का नाम जेजुनम, तीसरा भाग का नाम इलियम। तो छोटी आंत क्या है? आहार नाल का सबसे महत्वपूर्ण भाग है, और जहां पर भोजन का पाचन, पूर्ण पाचन होता है, भोजन का अवशोषण होता है। छोटी आंत का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। अच्छा, ग्रहणी में वो समझ रहे हैं, छोटी आंत का कार्य कहाँ कहाँ होता है। जैसे ये छोटी आंत स्टार्ट हुआ यहाँ से, छोटी आंत मान लिए छोटी आंत यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो इस भाग को क्या कहेंगे? ग्रहणी बोलेंगे। इस भाग को पहला भाग, छोटी आंत का पहला भाग क्या है? ग्रहणी है। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर अग्नाशयी रस कार्य करती है। कौन सा रस कार्य करती है? अग्नाशयी रस। जब सहायक ग्रंथि अभी पढ़ाएंगे तो उसको डिटेल से समझाएंगे। तो छोटी आंत का मेन काम, छोटी आंत का मेन काम होता है, छोटी आंत का 3 भाग होता है, ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। ग्रहणी, जेजुनम, इलियम। और छोटी आंत भोजन का पूर्ण पाचन करने का कार्य करती है और भोजन का अवशोषण करने का कार्य करती है। कौन? छोटी आंत। छोटी आंत का एक भाग होता है इलियम, जहां पर अगर कोई पूछेगा छोटी आंत के किस भाग में पूर्ण पाचन होता है भोजन का और अवशोषण होता है, तो इलियम भाग में। कौन सा भाग? इलियम। इलियम एक ऐसा भाग है जहां पर भोजन का पूर्ण पाचन होता है। और फिर क्वेश्चन करेगा अग्नाशयी रस, अग्नाशयी रस छोटी आंत के किस भाग में कार्य करते हैं? तो वो कौन सा भाग है? ग्रहणी भाग है। कौन सा भाग है? ग्रहणी। छोटी आंत का पहला भाग का नाम ग्रहणी। ठीक है, यहाँ पर ग्रहणी में क्या करती है? अग्नाशयी रस कार्य करती है। भोजन में अग्नाशयी रस कार्य करती है। अग्नाशयी रस का कार्य जो समझाएंगे आगे में, तो अग्नाशयी रस कहां पर कार्य करेगी? ग्रहणी में कार्य करेगी। तो छोटी आंत का कार्य भोजन का पूर्ण पाचन कराना और भोजन का अवशोषण कराना। छोटी आंत आहार नाल की सबसे लंबी भाग है। छोटी आंत का 3 भाग होता है। छोटी आंत का कितना भाग होता है? 3 भाग होता है। 3 भाग में ग्रहणी होता है, जेजुनम होता है, इलियम होता है। भोजन का अवशोषण कराती है, पाचन कराती है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ते हैं बड़ी आंत। बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत क्या है? बड़ी आंत भोजन का, बड़ी आंत जो पाचन तंत्र का वो अंतिम भाग है। बड़ी आंत पाचन तंत्र का अंतिम भाग है। बड़ी आंत का ही भाग होता है मलाशय। बड़ी आंत का काम क्या होता है? बड़ी आंत का काम होता है भोजन के जो अपचित भोजन है वहां पर अंतिम रूप से भोजन जाती है। जो अपचित भोजन, जो हमारा शरीर जिस भोजन को पचा नहीं पाया, वो भोजन बड़ी आंत में जाती है। और उस भोजन में जितना भी जल है, जो शरीर को आवश्यक है, जो शरीर को आवश्यकता हो सकती है, जरूरी हो सकती है, तो शरीर क्या करती है? बड़ी आंत से सभी जल को क्या करने का कार्य करती है? अवशोषित करने का कार्य करती है। तो बड़ी आंत का एक कार्य याद रखिएगा, जल का अवशोषण का कार्य कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। जल का अवशोषण करने का कार्य बड़ी आंत होता है। और पाचन तंत्र का अंतिम भाग का नाम बड़ी आंत है। और नेक्स्ट भाग कौन सा है पाचन तंत्र का? मलाशय। मलाशय बड़ी आंत का ही भाग है। मलाशय, मलाशय में क्या होता है? जो अपचित भोजन है, जिस भोजन को हमारा शरीर पचा नहीं पाया, उस भोजन को मल के रूप में मलाशय में जमा कर देता है। उसके बाद आता है एक 7 नंबर में एक भाग आता है एनस। एनस, एनस, एनस या गुदा। इस भाग के द्वारा शरीर क्या करती है? एनस के द्वारा या गुदा के द्वारा या मलद्वार के द्वारा हमारे शरीर क्या करती है? हमारा शरीर अपचित भोजन को बाहर निकाल देती है, शरीर से त्याग देती है। तो शरीर से त्यागने का काम गुदा में होता है। मल कहाँ पर एकत्रित रहता है? मल मलाशय में जमा होता है। जल का अवशोषण कहाँ होता है? बड़ी आंत में होता है। छोटी आंत क्या करती है? छोटी आंत पूर्ण पाचन करने का करती है, अवशोषण करने का कार्य करती है। अमाशय का कार्य क्या होता है? अमाशय का कार्य होता है दोस्तों, छोटी आंत और अमाशय के लिए और अंगों का कार्य के लिए एक अलग से वीडियो लेके आएंगे। अभी समझिए, मुख, ग्रासनली, पाचन तंत्र का प्रमुख भाग मुख, ग्रासनली, अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत, मलाशय। क्लियर? थोड़ा थोड़ा उसका कार्य सब समझ गए। अब नेक्स्ट समझ रहे हैं सहायक ग्रंथियां। सहायक ग्रंथियां क्या होती है? पाचन तंत्र में, पाचन तंत्र को चलाने के लिए सिर्फ प्रमुख अंग जरूरत नहीं है, सहायक ग्रंथियां भी जरूरी है। बहुत सारे एंजाइम लगाते हैं भोजन को पचाने के लिए। बहुत सारा एंजाइम भी भाग लेते हैं और बहुत सारा एंजाइम का जरूरत पड़ता है। ये सब एंजाइम स्रावित करने का कार्य कौन करता है? ग्रंथि करती है, सहायक ग्रंथियां करती है। अच्छा, ग्रंथि किसको कहा जाता है? ग्रंथि किसको कहा जाता है? जो हमारे शरीर में जो एंजाइम्स को अपने शरीर से सेक्रेट करती है, एंजाइम्स को हमारे शरीर में निकालने का कार्य करती है, उसको क्या कहते हैं? ग्रंथि कहते हैं। ग्रंथि 2 प्रकार के होते हैं, आगे समझेंगे ग्रंथि, दूसरे चैप्टर में समझेंगे ग्रंथि के बारे में। तो अभी जानते हैं ग्रंथि कितने प्रकार की होती है हमारे पाचन तंत्र में? 3 प्रकार की होती है, लार ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय। लार ग्रंथि का कार्य क्या होता है? लार ग्रंथि 3 जोड़ी के रूप में पाई जाती है। हमारे लार ग्रंथि कहां पर पाई जाती है? मुख गुहा में पाई जाती है और 3 जोड़ी के रूप में पाई जाती है। कितने जोड़ी के रूप में पाई जाती है? 3 जोड़ी के रूप में पाई जाती है। एक होता है सबलिंगुअल, सबमैंडिबुलर, पैरोटिड। ये 3 जोड़ी किसके रूप में पाई जाती है? लार ग्रंथि का 3 जोड़ी है। ये कौन सा किसका जोड़ी है? लार ग्रंथि का 3 जोड़ी पाया जाता है। और लार ग्रंथि हमारा शरीर में क्या करने का कार्य करती है? हमारे शरीर में भोजन को सानने का कार्य करती है और
और भोजन का जो कार्बोहाइड्रेट भाग है उसको सरलीकृत करने का कार्य करती है। दूसरा भाग कौन सा है सहायक ग्रंथि का? दूसरा प्रकार कौन सा? यकृत। यकृत का काम क्या होता है? यकृत का एक काम होता है पित्त को बनाना। क्या बनाना? किसको बनाना? पित्त का। और यकृत का बहुत सारा काम होता है। यकृत भी बहुत इंपॉर्टेंट अंग है हमारे शरीर के लिए। यकृत का पाचन तंत्र में क्या भूमिका है? पाचन तंत्र में पित्त को बनाने का कार्य करती है। किसको बनाने का कार्य करती है? पित्त को। और ये पित्त कहाँ पर संचित होता है? पित्ताशय में संचित होता है। तो कोई कहेगा पित्त को बनाने का काम कौन करती है? यकृत करती है। और पित्त संचित कहाँ होती है? पित्ताशय में। इंग्लिश में बोलेंगे तो गॉल ब्लेडर। गॉल ब्लेडर, गॉल ब्लेडर में क्या होता है? गॉल ब्लेडर में पित्त संचित होती है। और पित्त को बनाने का कार्य कौन करता है? यकृत करता है। पित्त को बनाने का कार्य यकृत। और यकृत के बारे में जानते हैं, यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यकृत हमारे शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। इसका औसत भार हमारा शरीर में 1.5 kg होता है। कितना केजी होता है? 1.5 kg होता है। नेक्स्ट टॉपिक में समझ रहे हैं। नेक्स्ट ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। नेक्स्ट ग्रंथि क्या है? अग्नाशय। अग्नाशय हमारे शरीर में क्या करने का कार्य करती है? हमारे शरीर में अग्नाशय भी एक महत्वपूर्ण ग्रंथि है जो कई प्रकार की एंजाइम निकालने का कार्य करती है। लेकिन 10th लेवल में समझ रहे हैं 4 प्रकार का एंजाइम, 4 प्रकार का ये एंजाइम निकालने का कार्य करती है। और हमारे शरीर में एक प्रमुख कार्य के रूप में चारों एंजाइम कार्य करता है। ठीक है, तो अग्नाशय कौन कौन से एंजाइम निकालने का कार्य करती है? सबसे पहला एंजाइम एमाइलेज। सबसे पहला एंजाइम कौन सा निकालने का कार्य करती है? एमाइलेज। दूसरा एंजाइम लाइपेस। तीसरा एंजाइम ट्रिप्सिन। क्या करती है? किसको निकालने का कार्य करती है? ट्रिप्सिन। ट्रिप्सिन। चौथा नंबर में कौन सा? इंसुलिन। इंसुलिन। ये चारों को समझ रहे हैं, ये चारों का कार्य को समझ रहे हैं, फिर लेक्चर को अंत कर रहे हैं। ठीक है, यहीं तक लेक्चर को अंत कर रहे हैं चारों का कार्य को समझकर। एमाइलेज का कार्य क्या होता है? एमाइलेज का कार्य होता है भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचाना। एमाइलेज का कार्य क्या होता है? भोजन के कार्बोहाइड्रेट को पचाने का कार्य करता है भोजन के कार्बोहाइड्रेट को, एमाइलेज। फिर ट्रिप्सिन का कार्य क्या होता है? ट्रिप्सिन का कार्य होता है, चलो पहले 3 नंबर समझ ले। ट्रिप्सिन का कार्य होता है प्रोटीन को पचाना। किसको पचाना? प्रोटीन को पचाना। भोजन के प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करती है? ट्रिप्सिन करती है। भोजन को प्रोटीन को पचाने का कार्य कौन करेगी? ट्रिप्सिन। कार्बोहाइड्रेट का एमाइलेज। फिर नेक्स्ट कौन है? लाइपेज। लाइपेज क्या करने का कार्य करती है? लाइपेज याद रखिएगा, इमल्सीकृत वसा को पचाने का कार्य करती है। लाइपेज हमारा शरीर में इमल्सीकृत वसा को पचाने का कार्य करती है। इमल्सीकृत किसे कहा जाता है? इमल्सीकृत कौन सा वर्ड है? इमल्सीकृत। तो जब जैसे हमारा शरीर में जो वसा जाता है ना, फैट जाता है ना, उस फैट का बड़ा बड़ा भाग होता है। फैट का बड़ा भाग होता है, बड़ा बड़ा भाग होता है। ठीक है, इन बड़े बड़े भागों को लाइपेज को पचाने में दिक्कत होता है। तो हमारा पित्त जो है ना, ये पित्त जो जो यकृत से निकलती है, पित्ताशय में जमा रहती है, ये पित्त क्या करती है? पित्त करती है कि ये सब जो हैं, क्या ये वसा के बड़े बड़े भाग, ये सब वसा के बड़े बड़े जो ये टुकड़े हैं, ये सब वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में बदल देती है पित्त। जैसे जैसे साबुन, जैसे जैसे क्या खाते हैं? जैसे हम लोग तैलीय सामान खा लेते हैं तो साबुन से हाथ धोने से क्या हो जाता है? पूरा तैलीय सामान हमारा हाथ से निकल जाता है। इसी प्रकार हमारा शरीर के अंदर जो जो ये होता है, क्या ये वसा होता है, वसा के बड़े बड़े कण होते हैं, उसको छोटे छोटे कण में तोड़ने का काम कौन करती है? वो पित्त करती है। कौन करती है? पित्त करती है। तो जब पित्त पित्त के द्वारा, या जब पित्त वसा के कणों को छोटे छोटे टुकड़े में तोड़ देती है, जब पित्त वसा के कणों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ती है, तो इसी प्रक्रिया को इमल्सीकरण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमल्सीकरण कहा जाता है। या इंग्लिश में कहेंगे तो इमल्सिफिकेशन। क्या कहेंगे? इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन किसे कहा जाता है? वसा के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, उसको क्या कहेंगे? ये छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना क्या कहेंगे? इमल्सिफिकेशन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमल्सिफिकेशन, या हिंदी में इमल्सीकरण कहा जाता है। ये इमल्सीकरण पित्त के द्वारा किया जाता है। तो जब वसा का इमल्सिफिकेशन हो जाता है, इमल्सीकरण हो जाता है, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया जाता है वसा को, तो इसको क्या कहा जाता है? इमल्सीकृत वसा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? इमल्सीकृत। तो लाइपेज का काम क्या होता है? इमल्सीकृत वसा को पचाना। तो क्या पित्त वसा को पचाने का कार्य करती है? नहीं, पित्त वसा को छोटे छोटे भागों में तोड़ने का कार्य करती है। तो
वसा को पित्त के द्वारा तोड़ना इमल्सीकरण कहलाता है। और इन छोटे छोटे पदार्थ, इन छोटे छोटे टूटे हुए वसा को, टूटे हुए फैट को, टूटे हुए तेल के कणों को क्या कहा जाता है? इमल्सीकरण वसा कहा जाता है, इमल्सीकृत वसा कहा जाता है। और इमल्सीकृत वसा को लाइपेज क्या करने का कार्य करता है? पचाने का कार्य करती है। नेक्स्ट कौन सा एंजाइम निकालती है अग्ना से? अपने अंदर से इंसुलिन निकालती है। क्या निकालती है? इंसुलिन। इंसुलिन का काम होता है भोजन के शुगर को पचाना। किसको पचाना? भोजन के शुगर को पचाना। जो हम लोग मीठा खाते हैं, सुक्रोज को पचाना। इंग्लिश में कहें तो सुक्रोज को पचाना, केमिकली भाषा में कहें तो सुक्रोज को पचाना। सुक्रोज को पचाने का कार्य करती है। शुगर को पचाने का कौन कार्य करती है? इंसुलिन करती है शुगर को पचाने का कार्य। और ये इंसुलिन की कमी के कारण, ये इंसुलिन की कमी के कारण शरीर में मधुमेह नामक बीमारी उत्पन्न होती है। कौन से बीमारी उत्पन्न होती है? मधुमेह नामक बीमारी होती है। इंसुलिन के बारे में एक शॉर्ट वीडियो को अच्छे से समझा देंगे। इंसुलिन मधुमेह बीमारी हमारे शरीर में कैसे होती है? शुगर के खाने, अत्यधिक शुगर का सेवन करने से भी मधुमेह होता है। और फिर अत्यधिक तेल, अत्यधिक तैलीय पदार्थों को खाने से भी मधुमेह होता है। क्यों? क्योंकि अत्यधिक तेल लेने से हमारा शरीर क्या होता है? हमारे शरीर में इंसुलिन ये क्या होती है? नियमित मात्रा में निकलती है। अब थोड़ी की बाल्टी का बाल्टी इंसुलिन निकल रही है और हम यूज करे जा रहे हैं, ठीक है। तो और बहुत सारा वसा खाए जा रहे हैं, वसा वसा बहुत सारे तेलीय पदार्थ लेते जा रहे हैं। तो इंसुलिन का काम क्या होता है हमारे शरीर में? इंसुलिन का काम है शुगर को पचाना। किसका काम? किसको पचाना? शुगर को पचाना। अब नेक्स्ट समझ रहे हैं? नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, नेक्स्ट क्या है? डायग्राम, लेवल डायग्राम को समझ रहे हैं। लेवल डायग्राम क्या कहता है? ये कौन सा भाग है? ये कौन सा पाचन तंत्र का भाग है? पाचन तंत्र का प्रत्येक भाग को स्टेप बाय स्टेप समझ रहे हैं। ये पाचन तंत्र का मुख है, ठीक है। ये मुख गुहा है, मुख गुहा। मुख गुहा के बाद पाचन तंत्र का कौन सा भाग है? पाचन तंत्र का ग्रासनली है, ग्रासनली वाला भाग। नेक्स्ट भाग कौन सा है पाचन तंत्र का? अमाशय। नेक्स्ट उसके बाद लीवर, लीवर। ये यकृत, यकृत। यकृत के अंदर ही क्या पाया जाता है? पित्ताशय पाया जाता है। पित्ताशय क्या करता है? पित्त को संचित करने का कार्य करती है। और फिर नेक्स्ट क्या है? अमाशय। फिर नेक्स्ट क्या है? ये अग्नाशय। अग्नाशय क्या करने का कार्य करती है? विभिन्न प्रकार के एंजाइम निकालने का कार्य करती है। फिर नेक्स्ट भाग क्या है? छोटी आंत है, छोटी आंत। फिर और उसके बाद कौन सा है? मलाशय। अंत में कौन सा भाग पाया जाता है? मलाशय, ठीक है। ये हमारा शरीर का लेवल डायग्राम है। आप आप इस डायग्राम को अपने नोट पे बना लीजिएगा। और अगर 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 कोई डायग्राम दिक्कत हो डायग्राम को समझने में, तो कमेंट में बताइएगा। दोबारा एक शॉर्ट वीडियो से अच्छे से डायग्राम को समझा देंगे। तो आज का लेक्चर आपको कैसा लगा? आज का लेक्चर अगर अच्छा लगा तो थैंक यू, थैंक यू इसके लिए। और नेक्स्ट लेक्चर जल्द ही आने वाला है दूसरे टॉपिक के बारे में, कि बिहार बोर्ड में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उस वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में, कि बिहार बोर्ड के जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं इस चैप्टर से रिलेटेड, पाचन पोषण से रिलेटेड, और उसके जो सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लेकर आएंगे। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको अच्छे से समझेंगे और फिर अगला लेक्चर को बढ़ाते हैं, ठीक है, आगे करेंगे। तो आज के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।